अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में है, जहाँ मुश्तबा ख़ामनेई की जानिब से अमरीका के साथ कशीदगी कम करने की तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयानात, ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ और इसराइल के दावे इस खित्ते को एक बड़े तसादुम की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। वादा सादिक 4 ईरान के तहत इसराइल और खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया गया है, जबकि इसराइल ने ईरानी अस्करी क़यादत को निशाना बनाने के दावे किए हैं। अली लारेजानी की हलाकत से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं, जिसने गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद बढ़ा दिया है। उधर अपनाए हुर्मुज़, जो आलमी तेल की तरसील की शहरग समझी जाती है, एक नया फ्लैश पॉइंट बन चुकी है। अमरीका ने आलमी ताकतों से इस रास्ते को महफूज बनाने की अपील की है, जबकि आलमी बरादरी और बहरी इदारों ने भी मुकम्मल सिक्योरिटी की जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसी दौरान रूस ने पाकिस्तान को सस्ता तेल फराहम करने की पेशकश कर दी है, जो खित्ते में बदलती हुई मुआशी सबबंदी की निशानदेही करता है। दूसरी जानब जंग के असरात आम शहरियों तक भी पहुँच रहे हैं, जहाँ हमलों में बच्चों की हलाकत और शहरियों के नुकसानात की इत्तलात भी की वजह से तशवीश बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये कशीदगी एक मुकम्मल जंग बंदी में तब्दील हो जाएगी, या आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत करके इस बहरान को सिफारती तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगी। यही वो सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। वजिया सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। बहुत शुक्रिया वजिया साहब। कहिएगा, जो फ्रॉम डे फर्स्ट अमरीका और इसराइल के हमले के बाद से ये कहा जा रहा है कि अमरीका ने मिस कैलकुलेट किया है ईरान को, सूरत हाल अब भी वही है, आप यही समझती हैं? क्योंकि ट्रंप की जानिब से जिस तरह भीख मांगी जा रही है दीगर मुल्कों से कि अपना हुर्मुज़ को खोलने में उनकी मदद की जाए, लेकिन मुकम्मल नाकामी दिखाई देती है, क्या कहेंगी? देखिए इरफान, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में पहले भी ये कहा था कि अमेरिका जो है वो बहुत हद तक, मेरा अंदाजा ये था कि ईरान पर हमला नहीं करना चाह रहा था। ये नेतन्याहू की प्रेशराइज करने पर, क्योंकि मैं खुलकर कहती हूँ कि अमेरिका जो है ना इसराइल की प्रॉक्सी है। इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी नहीं है, बल्कि अमेरिका इसराइल की प्रॉक्सी है। तो इसराइल के कहने पर उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी भी है यहूदियों के साथ। यहूदियों ने अमेरिका का पहला, ट्रंप को अमेरिका का पहला यहूदी प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो सदर ट्रंप ने कदम उठा तो लिया, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि ईरान के ऊपर बमों और मिसाइलों की बारिश करके जो है वो उसको झुकने पर मजबूर कर देंगे, और आयतुल्लाह खामेनी की शहादत के बाद शायद ईरान की कमर टूट जाएगी। लेकिन वो भूल गए थे कि वो जिससे मुकाबला कर रहे हैं वो 6000 साल पुरानी तहजीब और तमद्दुन के मालिक हैं। 6000 साल से बहैसियत एक कौम दुनिया में जो है सर उठा के जी रहे हैं। तो और इतने अरसे से पाबंदियों में रहने के बाद क्या उनको पता नहीं था? अभी जब जून में जब इसराइल और अमेरिका ने 12 दिन तक ईरान पर हमले किए, तो यकीनन वो तैयार थे कि शायद वो अगले 12 साल भी लड़ना चाहें तो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त जो ये मामला थे वो सदर ट्रंप की कैलकुलेशंस काफी हद तक मुझे गलत होती नजर आ रही है। देखिए, रोज उनके बयान बदलते हैं, हमने जंग जीत ली है, हम जल्द ही इस जंग को खत्म कर देंगे, हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं। हर रोज उनके बयान जो है ना पिछले एक हफ्ते से चेंज हो रहे हैं। अब कल उन्होंने धमकी दी कि अगर नेटो ने अगर अपनाए हुर्मुज़ को खोलने में हेल्प ना की तो हम याद रखेंगे और अंजाम बहुत बुरा होगा। तो देखिए वो किस हद तक पहुंच गए हैं। चीन का दौरा मुलतवी करने की धमकी दे दी है। मतलब सब मुल्कों को जो है उनकी तरफ से जो है वसूल हो रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने में उनकी हेल्प की जाए। इससे जाहिर होता है कि अमेरिका खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। रहा इसराइल, तो इसराइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पे निशान किए बैठे है। फौज तो अमेरिका की लड़ रही है, असलाह तो सबसे ज्यादा अमेरिका का खर्च हो रहा है। अमेरिका डेली $1 अरब से ज्यादा जो है ईरान पर हमले के दौरान जो है वो खर्च कर रहा है। और आप देखिएगा कि नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो सदर ट्रंप को बहुत बड़ा जो है ना धचका पहुंचेगा, जब उनकी आवाम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे वोट के जरिए कि आपने हमारे टैक्स के पैसों को कहाँ खर्च किया। ठीक है, ये भी कहिएगा कि अब जब के 2 हफ्तों बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद या 2 सालों बाद, जाहिर है जंग ने एक ना एक दिन ख़त्म होना है और खित्ते के लिए यही अच्छा है कि जल्दी ख़त्म हो जाए। इसके बाद अमेरिका का वो जो खौफ था किसी भी मुल्क में जाना, वहाँ अपनी फ़ौजें भेज देना या हवाई हमले करना, वेनेजुएला का हाल ही में हमने देखा, उससे पहले इराक है, लीबिया है, शाम है, इस सब की जो जुर्रत थी अमेरिका के अंदर, ईरान ने कम से कम वो तो ख़त्म कर दिए है। अमेरिका को ये सबक तो मिल गया है कि हर मुल्क इस तरह आसान नहीं होता कि उसमें रिजीम चेंज कर दी जाए, अपनी मर्जी के लोग बिठा दिए जाएं या वहाँ जाके कब्जा कर लिया जाए। तो ये मिथ टूटेगी आप समझती हैं, या अमेरिका आगे भी यही दोहराता रहेगा?
देखिए, अगर अमेरिका ये दोबारा दोहराएगा तो उसकी severe गलती होगी। और ये मिथ जो है या ये जो हवा बनाया हुआ था कि ये इसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब आप देखिए कि अगरचा बहुत सारे ममालिक के बीच में पड़ने की वजह से अभी तक ईरान जो हमले कर रहा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, वहां से जवाब नहीं आया। ये भी ईरान की एक कामयाबी समझी जानी चाहिए कि वो ममालिक इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। और दूसरी सूरत में आप यहाँ पर देखिए कि अमेरिका को जीसीसी कंट्रीज ने अरबों डॉलर दिए कि आप हमारी हिफाजत करें। क्या मिला? क्या अमेरिका के ऊपर कोई एतमाद बाकी रह गया है? क्या ये लोग जो हर महीने हर साल इनको करोड़ों डॉलर अदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि अगर इन ममालिक पर हमला हो तो अमरीकी जो है फौज इनकी हिफाजत करेगी? वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। और अमरीकी सदर ने जो गुज़श्ता साल दौरा किया था गल्फ कंट्रीज का, जिसमें खरबों डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अमेरिका ले जाने का उन्होंने जो है बड़ा वो कहा था कि जी मैं यहाँ से सिर्फ सऊदी अरब से मैं 600 बिलियन डॉलर लेके जा रहा हूँ, कतर अलहदा है, बहरीन अलहदा है। तो अब आप ये देखिए कि क्या ये लोग इस काबिल हैं कि इनके ऊपर एतमाद करके इतनी बड़ी रकम इनके साथ फ्यूचर में इन्वेस्ट की जाए? तो मेरे ख्याल में अब अरब ममालिक की भी आंखें खुल जानी चाहिए कि जिसको उन्होंने सालों तक अरबों डॉलर अदा किए, उसने उनकी क्या मदद की, क्या हिफाजत की। और अभी वो जो मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या उस इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर महफूज होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अमेरिका के लिए खुल गया है। और अरब ममालिक की आंखें भी यकीनन खुल जानी चाहिए या खुल चुकी। और रहा ईरान, तो ईरान ने एक बहुत अच्छा काम किया है इस दौरान। न सिर्फ अमेरिका के जो अड्डे हैं उनको तबाह किया है, बल्कि पूरे खित्ते में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ममालिक जंग के अंदर कूदने को तैयार नहीं है। ये जंग हकीकतन अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसका नुकसान सबसे ज्यादा वो खुद उठाएंगे। दीगर ममालिक इसराइल सॉरी ईरान की हिमायत तो कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कोई भी जो है फौज उतारने पर या खुला जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ठीक है, जावेद सदीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग की, इसमें मिडल ईस्ट पे जितने हमले किए हैं, अमेरिका के हवाई अड्डे हों या अमेरिका की वहाँ फुटप्रिंट्स हों, मौजूदगी हो, उसके ऊपर ईरान ने मिडल ईस्ट की जानब से खित्ते के इन ममालिक, इस्लामी ममालिक के जानब से ईरान को जवाब नहीं दिया गया। और ये एक तासुब ये भी है कि शायद ये पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान ने गारंटी कराई थी ईरान को कि आपको अरब कंट्रीज जवाबी हमला आप पर नहीं करेंगी। आप समझते हैं ऐसा ही है? कल हमने देखा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उर्दू में बाकायदा पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का, हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। शायद यही वजह है, आप समझते हैं? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। वालेकुम सलाम। देखिए जी, वो ईरान के बारे में मैं कुछ इस तरह कहूँगा कि लगा लो जोर कितना ही तूफान आंधियां बनकर, कि लगा लो जोर कितना ही तूफान आंधियां बनकर, कि जो बादल घेर के आता है वो आखिर क्या ही जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस शेर ने जो है जो काम किया है उसकी कभी भी माजी में मिसाल नहीं मिलती। देखिए, इस वक्त ट्रम्प की मिसाल उस सर्कस के शेर की तरह हो गई है, और बल्कि सर्कस के उस दुम कटे शेर की तरह हो गई है जो शायद धाड़ तो सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो सूरत हाल है, और उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटजी, कामयाब स्ट्रेटजी के लिए ये खूबसूरत इसको हमारे मुल्क को दूसरों से मुनफरिद और नुमाया बनाता है, और उसने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह साहब को जो है ना कुचल कर रख दिया है। देखिए, इसमें बात यह है कि जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की नहीं मानते। ठीक है ना जी? सबसे पहली बात तो ये है कि अड्डे देने ही नहीं, कि जब कुरान में मैंने कुरान में इरशाद है, और मैंने पिछली कुरान में भी हवाला दिया था कि ये यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे कभी अपने नहीं हो सकते। तो हमारे उन मुसलमान कंट्रीज को ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे मुसलमान के घर पे अगर वो अगर कोई मेरे घर पे भी अगर कोई हमला करेगा तो मैं आजाद हूँ इस मामले में कि उसको डिफेंड करूं, और जो शख्स उसकी मदद कर रहा है वो मेरा दुश्मन कहलाएगा। अच्छा जी, एक तो ये है। दूसरी बात ये कि बहुत हमले किए ईरान ने अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ईरान ने जो हमले किए हैं वो कोई उनके तनसीबात मतलब आवाम के ऊपर नहीं किया, कोई पब्लिक के ऊपर नहीं किया, बल्कि आवाम ने, ईरान ने सिर्फ जगहों को टारगेट किया है जहाँ पे उनकी तनसीबात थी, जहाँ पे उनके फौजी नकलो अमल हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह और यकीनन पाकिस्तान ने एक बड़ा किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान की किरदार खामोश साइलेंटली तौर पर पाकिस्तान के हमारे मारखोरों ने और हमारे शाहीनों ने एक किरदार अदा किया है। वरना यकीन यहाँ से भी जो बीच में अभी आप अभी 2-3-4 दिन पहले अगर लास्ट वीक चले जाए बैक से,
तो इन लोगों ने भी कुछ हमले करने की बातें करनी शुरू कर दी थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान की मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेटेजी है और ये हमले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रहा और पाकिस्तान साइलेंटली तौर पर अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, वजीर सईद साहब, आप कहिएगा, भारत की ऑपोजिशन भी अब खड़े होकर मोदी पर तनकीद कर रही है। वो कह रहे हैं कि लास्ट 17 ईयर्स में ये खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की किसी ने नहीं देखी जो इस वक्त है। एक पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जंग है, खुले आम जंग है, सुपर पावर हमलावर है, उस पर वो जवाब दे रहा है। जवाब में ईरान जो है वो वहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज जहाँ जहाँ अमेरिका की मौजूदगी है वहाँ जवाब दे रहा है। इसराइल में भी डायरेक्टली हमले कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में ईरान भी खुश है, अमेरिका और जो है वो भी हमसे नाराज नहीं है, खित्ते के अरब ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान से शिकवा करते दिखाई नहीं देते। तो आप समझती हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की वो वाकई ऐसी जा रही है या अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा? देखिए, कबल वक्त तो नहीं है, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की खुलकर तारीफ की जाए। अमेरिका भी हमसे खुश, ईरान का शुक्रिया जो है कल वो पूरी दुनिया ने देखा। और क्या कहते हैं, सऊदी अरब और दीगर ममालिक को जिस तरीके पर हमने सेटल कर रखा है, हालांकि हमारा सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट भी है। चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और शुरू से हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। और अभी आप देखिए कि रूस ने भी गालिबन आज या कल पाकिस्तान को जो है ना तेल की फराहमी की जो है की है कि जी इजाजत दी है कि आप चाहें तो हम आपको अपना तेल जो है वो बेचने के लिए तैयार हैं कम दामों पर। तो देखिए, ये पाकिस्तान की जो है ना इस वक्त खारजा पॉलिसी एक बहुत अच्छे रूप पे चल रही है। मैं समझती हूँ कि 10 मई के बाद जो पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील किया था ना, अभी जो मौजूदा जंग जा रही है इसमें पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और ईरान का जो स्ट्रेटेजिक पावर का जो जिस तरीके से ईरान इन दोनों ममालिक और इनके जो है इनको बेसिस फराहम करने वाले ममालिक के साथ चलते हुए भी इनके ऊपर जिस तरीके पर हमले जारी रखे हुए हैं, उससे जाहिर ये होता है कि इस वक्त दुनिया जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना ताकत के तवाज़ुन का जो है ना वो जो पुराना वाला है उसको चेंज की तरफ जा रही है। मल्टीपोलर जो है दुनिया जो है बन चुकी है और आप देखेंगे जिस वक्त जंग बंदी होगी उस वक्त दुनिया बाकायदा तौर पर माशी मफादात के टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनके अंदर बहुत हद तक फूट पड़ चुकी है। अमेरिका ने जो गलतियां की हैं, वैसे तो हमेशा ही गलतियां की हैं, चाहे वो सबसे बड़ी गलती जो थी वियतनाम पर हमला था, उसके नुकसान तो उन्होंने काफी अर्सा भुगते, लेकिन अब दुनिया बहुत हद तक चेंज हो गई। पहले अगर एक वाकया होता था तो उसके असरात जो हैं वो लोगों तक बहुत देर में पहुंचते थे। अब आप एक वाकया करते हैं, एक बम ब्लास्ट होता है, एक मिसाइल गिरता है, तो विद इन फ्यू आवर्स दुनिया के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से दुनिया जो है बहुत डिफरेंट जो है हो जाएगी इस जंग के बाद। ठीक है। और जावेद सिद्दीकी साहब, नेटो की तरफ से भी इनकार है, बरतानिया खुल के कह रहा है, यूरोपीय कंट्रीज भी कह रही हैं कि अमेरिका खुद कूद पड़ा है, जंग हमारी जंग नहीं है। मुस्लिम ममालिक तो ठीक है वो खामोश थे, लेकिन इन कंट्रीज से अमेरिका को तवक्को थी। तो अमेरिका का वही शुरू वाला सवाल जो मैंने इब्तदा में किया था, मिसकैलकुलेशन थी, किसी को एतमाद में नहीं लिया, सिर्फ इजराइल के कहने पर वो एक जंग में कूद पड़ा। अब उसे फेस सेविंग भी चाहिए और इस जंग से ट्रंप को निकलना भी है। देखिए जी, मैंने कहा ना कि इस वक्त ट्रंप की जो सूरत वो जो है ना दुम कटे शेर के मानंद हो गई, सर्कस के शेर के मानंद हो गई है। ट्रंप का ये जहन था कि 3-4 दिन या हार्डली वीकली तौर पर हार्डली 1 वीक जंग चलेगी और हमेशा की तरह वो दूसरे जिस तरह छोटे छोटे ममालिक पे काबिज हो जाता है और इस तरह खुदा न करे ईरान पे भी काबिज हो जाएगा। मगर शायद उसको नहीं पता था कि उसके अंदर एक ईमानी जज्बे की ताकत थी और एक ये वाकई कौम है जिसने इत्तेहाद और यूनाइटेड होकर जो है ना सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे किए बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी जिंदगी और बका की मुल्क की बका की जंग लड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि इनके अमरीकी ये जो है ना इंफॉर्मेशन डायरेक्टर है मशरिकी वस्ता के, जो कि कैंट साहब थे, उन्होंने आज ये बयान दे दिया कि जनाब ये बेसिकली तौर पे इसराइल और अमेरिका इसराइल के कहने पर जो है इसराइल के प्रेशराइज होने के ऊपर जो है ये जंग की गई और जो है ईरान से कोई भी नेगेटिविटी की शवाहिद नहीं मिले जिसकी बुनियाद पर जंग हो रही थी। तो जी इनका जो आज मोरल बहुत बुरी तरह डाउन हुआ है, ना सिर्फ उनके अपने मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। और यकीन करें कि आज हर जगह जो है ट्रंप साहब से जो है वो जावेद साहब कतकला में माजरत अमेरिका को तो बहाना चाहिए होता है ना। हमने देखा था इराक के अंदर जब वो घुसे तो उस वक्त भी मौलिक हथियार मौजूद हैं सद्दाम के पास, वो दुनिया के लिए खतरा है। बाद में कोई रिपोर्ट नहीं आई ऐसी कि वहां के कोई ऐसे एटमी हथियार या मौलिक हथियार मौजूद थे।
जी, बात यह है कि देखिए खित्ते में ना ताकत का तवाजुन हमेशा अमेरिका ने यही समझा है कि नोबडी बेटर देन मी, कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है और मैं जिस मुल्क में चाहूंगा कब्जा कर लूंगा। वो समझने के खित्ते का एक चौधरी का किरदार अदा कर रहा है, बल्कि चौधरी बना हुआ है, मगर उसको थोड़ा सा डायमेंशन समझने में देर हुई। और जो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान ने की, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस तरह यूएनओ बनी हुई है ना, देखिए मैं काफिर कभी हमारे नहीं हो सकते, मुसलमानों के नहीं हो सकते, ये बात हमें अपनी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। तो इसी तरह एक हमें अपना यूएनओ बनाना चाहिए जो मुस्लिम कंट्रीज का मुल्क, ममालिक का मुल्क हो, और यकीन करें कि सिर्फ बातों की हद तक ना हो कि जी ये अगर इसके ऊपर हमला होगा तो हम भी उसके हलाएंगे, बल्कि एक ऐसा रिएक्शन दें जिससे ये जो ना हिंदू बनिए और अंग्रेज ये कांप उठे मुसलमानों की। अगर आप मुसलमानों की तारीख उठाकर देख लें तो मतलब जो हजरत उमर को देख लें और मुख्तलिफ जितने भी मतलब बड़े हमारे अंबिया कराम, तो उन्होंने हमेशा जंगें लड़ी हैं, और जंगें जिस तरह लड़ी उसकी कोई मिसाल नहीं है। बात यह है कि जंगें इसलिए लड़ी कि अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। ये यहूद कफारा तो है ही नहीं है आपके, आप कभी जाके उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करते हैं। मतलब बात तो सच है, तो बात तो रसवाई की ना। मगर बात यह है जनाब कि इस वक्त जो है ट्रंप की बहुत हालत गैर है, और सबसे बड़ी बात उसकी तुर्की, रूस, चाइना और जितने भी लोगों ने जो है इसको मना कर दिया। आज जंग का तकरीबन, आज मेरा ख्याल, हाँ, ये 18वां दिन है आज जंग का। आज जंग के 18वें दिन में यकीन करें कि अमेरिका की ये हालत हो गई है कि इससे काटो तो जिस्म में खून नहीं। वो ट्रंप साहब जो है अपना मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। और मैं ये समझ लें कि जंग, हमेशा मैं कहता हूं कि जंग किसी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है, मगर क्योंकि उसने इतना हमारे ईरान मुस्लिम बरादर को नुकसान पहुंचाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो लोग हैं जो कौम से, जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जंग मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की ही फतह होगी, मगर इसमें जरूरत यह है कि यूएनओ बनाया जाए और जिससे मुसलमान ममालिक अपने इंडिपेंडेंट तौर पर अपने फैसले खुद कर सके। इसमें किसी कुफ्फार की कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। आप यकीन करें, इनका तेल बंद कर दें, सिर्फ कुछ ना करें, इनका तेल बंद कर दें, आप यकीन करें ये रोड पे आ जाएंगे, ये रोड पे आ जाएंगे। ठीक है वजीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है वो जो सरबराहान ममलिकत होते हैं उन्हें हिट करते हैं। हमने देखा कि खामनेई साहब की जब शहादत हुई तो अमेरिका को लगता था कि ईरान के अवाम बाहर आ जाएंगे, जिस तरह सद्दाम के बाद हमने देखा, चूंकि वो एक डिक्टेटर थे, फिर 60% अवाम उनके खिलाफ थी। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन पॉलिसी अभी भी अमेरिका की, इसराइल की वही है। आज इसराइल ने दावा किया है कि जो सिक्योरिटी चीफ हैं इनके, अली लारेजानी, उन्हें हमने शहीद कर दिया। वो ये दावा कर रहे हैं, ईरान की जानिब से अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई। तो क्या जो सरबराहान हैं, जो सिक्योरिटी के सरबराहान हो, सरबराहान ममलिकत हो, आयतुल्ला हो, इनकी शहादत के बाद हमने देखा कि ईरानी अवाम के अंदर कोई फ़र्क तो नहीं आया, तो पॉलिसी फिर भी वही है, ये सरबराहान ममलिकत को निशाना बनाते रहेंगे, शायद इसलिए इस उम्मीद पे कि ईरानी अवाम इनके खिलाफ हो जाए, जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आता कि ऐसा होगा। देखिए, ये तो नामुमकिन है। ईरान के अंदर यकीनन अपनी हुकूमत के खिलाफ कुछ ईरानी अवाम के दिलों में यकीनन कुछ होंगी, ग्रजेस होंगे, इख्तलाफात होंगे, अंदरूनी इख्तलाफात सब मुल्कों में होते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के बाद ना इन्होंने मौजूदा जो ईरानी हुकूमत है, जो रजीम है, उसको मजीद ताकतवर कर दिया है। क्योंकि ईरान के अवाम जो है वो यकीनन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि चाहे अंदरूनी तौर पर उनके इख्तलाफात हो, लेकिन किसी मुल्क को इजाजत तो नहीं है कि वो आकर आपके हुक्मरान को शहीद कर दें, उनको मार दें या अगवा करके ले जाएं। तो ईरान वेनेजुएला तो नहीं है ना। यहाँ पर अगर अमेरिका ने सोचा था कि अगर इस तरह करने से जो है वहां पर ईरान में हुकूमत की तब्दीली मुमकिन होगी, तो मेरे ख्याल से अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी। और अगर खुदा न खास्ता ये मजीद कुछ लोगों को भी टारगेट करते हैं जिस तरह ये कह रहे हैं, मैं फिर भी नहीं समझती कि वो इस रजीम को चेंज कर पाएंगे। ये काम होगा जिस वक्त ईरान के अवाम चाहेंगे, उनकी मर्जी से और उनकी विल से होगा। इन्होंने रजा शाह पहलवी के बेटे को आगे लाने की बात की। देखिए, उसने खुद को जो है ईरान का आने वाला जो है ना सरबराह भी मुकर्रर कर लिया। एक दिन ट्रंप ने उसकी तारीफ की, 2 दिन बाद बोले कि नहीं बंदा तो ठीक है, लेकिन इसे लोग पसंद नहीं करते और मैं समझता हूँ कि इसका जो है ना ईरान का सरबराह बनना मुमकिन नहीं। तो जब ट्रंप के अपने ख्यालात उसके बारे में ऐसे हैं जिस शख्स को बुलाना चाह रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कमजोर जो है बुनियादों पर उन्होंने ये डिसीजन लिया, कितनी जो है वो ट्रंप को तो अपोजिशन, उनकी अपोजिशन ये भी मशवरा दे रही है कि आप कहें कि हमने खामनेई साहब को चूंकि शहीद कर दिया है, ठीक है, अब हम ईरानी अवाम पे छोड़ देते हैं, वो अगला जिसे भी अपना नामजद करें सरबराहान ममलिकत, और अब हम इस जंग से निकल रहे हैं। ये फेस सेविंग काफ़ी नहीं है ज़ाहिर है ट्रंप के लिए। तो होगा क्या फिर, ट्रंप कैसे निकल सकता है इस जंग से, जो कि बुरी तरह नजर आता है कि फंस गया है? देखिए,
अगर वो किसी की बात मान लें सदर ट्रम्प और उनकी जो मौजूदा इंतजामिया है, तो ठीक है, फेस सेविंग तो नहीं अब हो सकती। जो कुछ उन्होंने गलतियां कर दी हैं उसका खमियाजा वो आगे आने वाले सालों में भुगतते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो जितना इस जंग को तूल देंगे उतनी ही ज्यादा गलतियां उनसे होती जाएंगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के अंदर जो है अभी मजीद जो है वो छिड़ रही है जंग, वहां पर छिड़ती हुई नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका उसको फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक उसका साथ नहीं दे रहे। और वहां पर अपनी फौज को ले जाना तो अपने लिए कब्रिस्तान खोदने के बराबर। जावेद साहब, आप भी यही समझते हैं कि अब ट्रंप को बाहर कैसे निकले? मतलब आप अगर मशवरा दें ट्रंप को तो क्या देंगे इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मशवरा क्या है, बात ये कि जिंदगी जो इसने लाखों जिंदगियां छीनी है, इसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। और अभी बात हो रही थी कि जो इसके कमांडर साहब को भी शहीद कर दिया गया, जो कि अभी कंफर्म नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये आपकी बात को बड़ी करता चलो कि खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में कहा, अगर वो शहीद हो भी गए तो भी लड़ेगा, उसको कंटिन्यू करेगा। और ईरान को फर्क इतना नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आप उसने जो है डिवीजन और सेक्टर्स बनाए हुए हैं, और हर जगह पे कमांड को जो है ये कि प्लान ए बी सी डी ई और न जाने जेड तक किया हुआ है। तो खुदा ना करे कि यहाँ पे अगर हम हमारे साथ ये होता तो हम ये प्लान करेंगे, ये करेंगे तो इसको मुरतब करेंगे। तो आप ये देखें कि अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो पहले हमले में ईरान की अगर देखी जाए तो मैं समझता हूँ आधी से ज्यादा शहीद हो गई, जो मेन टॉप लेवल लोग थे। मगर आपको कहीं 1% भी ऐसा लगा कि ईरान का हौसला कम है? बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने मजीद जोशो खरोश से जो है वो इस चीज को जारी रखा। और आज 77वीं लहर 77वीं लहर जो है उन्होंने मिसाइल के मारे। तो ईरान ने जोशो खरोश जो है, और यहाँ के जो जब मुसलमानों के ना अंदर जब जज्बा ईमानी आ जाए तो वो कहते हैं ना कि करो ना गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इस चीज से अपने ईरानी भाइयों की तर्जुमानी कर रहा हूँ। तो ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने बात की कि ट्रंप इससे किस तरह निकले, तो इसका ये है हल कि सबसे पहले तो इसको माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगने के बाद जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है हमारे ईरानी भाइयों को उनकी मईशत के ऊपर, उसको कंपनसेट करे। और देन फिर उसके बाद जो ईरानी सुप्रीम काउंसिल और पाकिस्तान या जो भी टॉप मुसलमान मालिक हैं उनकी एक यूएनओ बैठे, और ऑफिशियली तौर पे जो है इसमें ये लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए, मैं खबीस से लफ्ज यूज करूंगा ट्रंप के लिए, कि इसके साथ जो है कतर ताल्लुक करना चाहिए। क्योंकि जब ये यहूद नसारा आपके नहीं है तो ये हमारे नहीं है, किसी के भी नहीं है। इनके लिए जनाब ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो आप इनका तेल जावेद साहब आप शेर सुनाते हैं, मेरे भी जहन में आ रहा है। और ट्रंप की इस वक्त जो हालत है ना, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें? तो ट्रंप की तो इस वक्त ये सूरत हाल है। तो मैं वजिया सही साहब आपसे जानना चाहता हूँ, बड़े बड़े तजियाकार जो बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर होते हैं, वो बिना सोचे समझे हमने देखा कि नेशनल टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि बस ये ईरान पे हमला हो चुका, अगली बारी पाकिस्तान की है। इतना हल्का क्यों समझा जाता है पाकिस्तान को? हमने अभी पिछले साल मई के अंदर दिखाया, भारत अपने से 7-8 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, बड़ी फौज, उनको हमने 24 घंटे के अंदर अंदर बता दिया था कि पाकिस्तान क्या चीज है। हेलो, मुझे आपकी आवाज? जी वजिया सही साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, अच्छा, मुझे आपकी आवाज? जी पाकिस्तान के अंदर तजियाकार बैठ के कह देते हैं कि बस इसके ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का, खुदा ना खास्ता। वो पाकिस्तान को इतना लाइट या इतना हल्का, जिसे हम कहते हैं उर्फ़े आम में, क्यों समझा जाता है पाकिस्तान को? देखिए, ये जो मेरे बहन भाई जो तजियाकार हैं, ये बहुत सारे प्रोपेगेंडा से मुतासिर है। और इनकी जो है ना, अब मैं क्या कहूँ, शायद पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है या कहीं से कोई मफादात है जिसकी वजह से वैसे कहते हैं। आप सोचिए, ईरान जैसा मुल्क जो कि शदीद तरीन मौसमी पाबंदियों का शिकार था, जिसके पास एटम बम भी नहीं है, जिसके पास इतनी ताकतवर जो है पाकिस्तान जितनी फौज भी नहीं है, वो भी 18 दिन से इसराइल और अमेरिका को नाखून चने चबा रहा, और इतने अरब कंट्रीज को भी जो है वो अपनी जो है ना शेर की धार से कांपती फिर रही है दुनिया। तो मुझे ये बताइए, पाकिस्तान जो एक एटमी कुव्वत है, जिसकी एक बेहतरीन फौज है, और हम इतने सालों से हम भी तैयारी किए बैठे हैं, तो क्या हम इतनी जल्दी नहीं हो जाएंगे? पाकिस्तान को इतना हल्का समझ लिया है? मेरे ख्याल से ईरान की जंग से सबक दुनिया के दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान ने भी सीखा है कि अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अगला नंबर है, तो फिर हम भी इसके लिए तैयार बैठे हैं। उस मामले में मैं आपको अगर खुदा ना खास्ता वजिया सही साहब, अगर खुदा ना खास्ता अगला नंबर पाकिस्तान, तो जाहिर है डायरेक्टली इजराइल अमेरिका तो ये नहीं करेंगे, जाहिर है वो भारत को इस्तेमाल करेंगे, या हम देख रहे हैं जिस तरह इजराइल इस्तेमाल करता है या भारत इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को।
तो इस किस्म की प्रॉक्सीज के थ्रू तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है और की जा रही है। देखिए, खुलकर हमला करने की जरूरत ना इसराइल में है ना भारत में है। तो वो इन दहशतगर्दों को दहशतगर्दी के जरिए जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी जरूरत ना फादरलैंड में है ना मदरलैंड में है कि वो डायरेक्टली खुलकर हमला कर सकें। और जिस तरीके पर पाकिस्तान ने, आप देखिए, इनको निशाना बनाया है, सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है इस वक्त? भारतीय मीडिया को। भारतीय मीडिया को बहुत परेशानी है कि वो 400 लोग मर गए, जबकि इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ 100 बंदों की रिपोर्ट कर रहा है। आप बीबीसी को देख लें, पीआरटी को देख लें, दीगर को देख लें, तो भारतीय मीडिया जो है बिल्कुल आसमान पे करके बैठा है कि वहां पे पाकिस्तान जुल्म हो रहा है। उनको भी जुल्म जो है वो ईरान में जब 186 बच्चियां शहीद हुई स्कूल की, उस पर नहीं आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में हजारों लोगों की हलाकत हुई, उसके ऊपर उनको कभी नहीं एहसास हुआ। तो मेरे ख्याल से इतना आसान काम नहीं है, इसलिए वो इधर उधर से ये कर रहे हैं। और अगर ईरान इतना कर सकता है तो पाकिस्तान जो अपनी ताकत है, तो ऐसा करते हुए भी सौदा को सोचना पड़ेगा पहले। जावेद साहब, अफगानिस्तान का जो मामला है, जिस तरह पहले पाकिस्तान को वहाँ उलझाया गया, एक लगता है पॉलिसी के तहत ये आलमी ताकतों ने किया, और उसके बाद ईरान पे हमला किया गया। फिर भी ईरान शुक्रगुजार है, वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है, दूसरी दफ़ा हुआ है ऐसा। तो अफगानिस्तान का फिर सोल्यूशन क्या है? ये जो हो रहा है, यही समझते हैं आप कि हमें दहशतगर्द यहाँ आए, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचाए, इससे बेहतर है कि जहाँ तरबियत कर रहा है वहीं पर ही उसका खात्मा कर दिया जाए? जी, ये फील्ड मार्शल साहब का बहुत बेहतरीन फैसला है और इस फैसले में पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ निशाना बशाना खड़ी है। लेकिन जी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले जो है वो तंदूर और तंदूर दोनों को गर्म कर दिया है, ठीक है ना जी। तो तंदूर वाले का तंदूर मिटा दिया और तंदूर वाले को तंदूर गर्म करके हमने भगा दिया। देखिए, जिसको हमने 40 साल अपने मुल्क के अंदर पनाह दी, हमने अपने मुल्क के अंदर रखा, अपना भाई बना के रखा, अपने गले लगा के रखा, पहनने से लेके खाने तक उसको अपना साथ रखा, उस गद्दार ने क्या गद्दारी की आप देख ले। आप जावेद साहब, आम शहरी, आम अफगानी शहरी तो अब भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। मुख्तलिफ वीडियो सामने आ रही हैं कि हमारा अपना घर जैसा है, हमें बड़ा अच्छा वहाँ पे हमें सहूलतें मिलती थी, लोग बड़ा ताउन करते थे। वो तो ये कह रहे हैं अपने ताई, तो वो बेचारे बयान दे रहे हैं। लेकिन ये अफगान रिजीम जो है, जो काबिज रिजीम है अफगानिस्तान के ऊपर, वो दहशतगर्दों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, वो तो दहशतगर्द, देखिए बात ये है कि लाजमी सी बात है, जौ के चक्कर में किसका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई अफगानिस्तान कौम के सारे लोग बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर बात यह है कि जौ के चक्कर में घुन पिसता है, करे कोई और भरे कोई, ये तो आपको पता ही है। तो बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया की जो है ना वो पप्पो खाला जैसी हैसियत है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बात यह है कि वो सिर्फ वो देख तो सकता है, मगर उसके अंदर इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है। उसने 2 दफा हमले करके देखे, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको चाय पिला के भेजा, और एक दफा जो सिफर और 6 से जो है ना मुकाबला रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने के जो दांत कट्टे किए वो दुनिया जानती है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि जिस राफेल तैयारे को उसको घमंड था उसके ऊपर की जनाब हम जाएंगे, और ऐसा लगता है कि वो बस लाहौर में या कहीं भी बैठ के नाश्ता करेंगे। उस राफेल तैयारे को फ्रांस ने बनाना बंद कर दिया है, और बनाना सिर्फ इसलिए बंद कर दिया, उन्होंने इंडियन मीडिया ने ये कहा कि जी राफेल तैयारे के अंदर खराबी थी। तो फ्रांस के जो टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से बयान आया, जनाब खराबी तैयारे में नहीं थी, खराबी आपके दिमाग के अंदर थी। खराबी जो है वो आपकी खलल दिमागी थी, आपके पायलट इतने लिटरेट नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज ने, हमारी तमाम अफवाज ने बेहतरीन काम किया है, और दुश्मनों के ना सिर्फ दांत कट्टे किए बल्कि हमारा सर फखर के साथ बुलंद किया है। और मैं आज एक बात और आपके इसके प्रोग्राम की तवज्जो से कहूंगा, देखें जनाब, सबसे पहले अफवाज है, सबसे पहले मुल्क की सालमियत है, फिर सियासत है, ठीक है ना। पहले रियासत है, फिर सियासत है। खुदा के वास्ते मैं अपने तमाम पॉलिटिकल दोस्त से ये दरखास्त करूंगा हाथ जोड़ के, मैं सियासी नहीं हूँ, कि जनाब कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले अपने अफवाज के लिए, अपने इदारों के लिए, अपने मुल्क के लिए एक दफा ऐसा सोच लें कि ऐसा तो नहीं कि आपके नादानी में कहीं हमारी खुदा ना करे अफवाज को नुकसान पहुंच रहा है। आपने बात की कि अगला टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। जनाब मैं तो कहता हूँ FIA को चाहिए कि ऐसे यूट्यूबर के लिए, ऐसे जो भी इस तरह के जो गली मोहल्ले के यूट्यूबर घूम रहे हैं, ये अपनी सिर्फ रेटिंग लेने के लिए इस तरह की सनसनीखेज फैला रहे होते हैं। आपको पता है आजकल मीडिया का दौर है, मोबाइल हर बंदे के हाथ में,
तो अब किसी ने अगर लिख दिया जी एक सब तरीके से हेडिंग लगा दी कि अगला लंबा खुदा करे पाकिस्तान है, मेरे भाई कोई पाकिस्तान गाजर के हलवे की प्लेट नहीं है, कोई आलू प्याज नहीं है कि कोई भी आएगा और उसको उठा के ले जाएगा। तो वो कहते हैं ना उस्मान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इनके दांत खट्टे किए बल्कि इनकी 7 नस्लों को भी ये सबक दिया। ये गाँव मूत्र पीने वाले लोग ये हमारा मुकाबला करेंगे। बस मैं बात कहूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। मेरी बहन भी मेरा ख्याल है दिल में मुस्कुरा रही है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और सबसे पहले हमारी अफवाज है तो पाकिस्तान है। आप यकीन करें कि जिन ममालिक की अफवाज नहीं थी तो देखिए उनका क्या हालत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मजे की बात देखें कि आज भी जंग भी हो रही होती है ना या ममालिक में या कहीं भी हो रही है, जहाज भी उड़ रहे होते हैं, तो हम जो है कराची में जो है वो क्रिकेट के रात को मैच खेल रहे होते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तानी अफवाज का किरदार है। उन्होंने अपनी जानों की नजराना पेश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप घर में अपने आप को मुख्तसर वक्त है मेरे पास। वजिया सही साहब आखिर में कह दीजिएगा अफगानिस्तान का जो सोल्यूशन हम कर रहे हैं उन दहशतगर्दों का जो कलाकामा जिस तरह हो रहा है ये बेहतरीन है। हमने देखा कि जब से डायरेक्टली उन पर अटैक किया तो पाकिस्तान के अंदर अब वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी तकरीबन खत्म हो गई हैं, चंद एक बॉर्डर एरिया के अलावा हम देख रहे हैं। तो दहशतगर्दी का यही सोल्यूशन है या हम जो है वो फिर मुज़ाकरात, हमने कतर को भी इन्वॉल्व कर लिया, सऊदीया को इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन जाहिर है दहशतगर्द बाज नहीं आते क्योंकि उनकी फंडिंग भारत से हो रही है। देखिए हमने उनको बहुत समझाया, प्यार मोहब्बत से समझाया, बातचीत के जरिए टेबल पर बैठकर समझाया, उनको डोजियर्स दिए, उनके पास गए, उनको जाकर कहा कि आप बाज आ जाए। हर दफा उनका वही था कि वही के 3 बात, ठीक है ना। तो फिर जो जबान उन्हें समझ आती थी अब वो हमने उसी जबान में जब उन्हें समझाने का फैसला किया तो जगह जगह रोते फिर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमें ये फैसला जो है कोई 1.5-2 साल पहले कर लेना चाहिए था। हमने थोड़ा सा देर किया, लेकिन देर आए दुरुस्त शायद। और जहां जहां इनकी नर्सरियां है, जहां जहां पता चल रहा है कि इनके कोई लिंक्स है, जहां इनके असला छुपा रखा है, जहां कहीं ट्रेनिंग है, तो इनको एलिमिनेट कर दिया जाए। इन्होंने अपने लिए और कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा। तो जिसको कहते हैं ना वो लातों के बातों से नहीं मानते, अब इनको जिस जबान में समझाया जाना है ये इनके काबिल है। और मेरे ख्याल से हमें ये ऑपरेशन चाहे अभी 2 माह और लग जाए, हमें करते रहना चाहिए। जहां जहां हमारी इंटेलिजेंस सपोर्ट है कि ये लोग मौजूद है, इनकी फंडिंग या ट्रेनिंग है, इनको वहां पर खत्म कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी वजिया सईद साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, जावेद सिद्दीकी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद थे। ईरान जंग, अमरीका इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला और उसके बाद बदलती खित्ते की सूरत हाल। बदलती इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुआशी तौर पे ताकतवर मुल्क समझे जाते थे अमरीका जैसे, वो भी बज़ाहिर घुटनों पर दिखाई दे। अरब कंट्रीज से यहाँ तक कि यूरोप कंट्रीज से, यूके से बाकायदा मदद मांगते दिखाई देते हैं। एक मुल्क ने ऐसा क्या किया है ईरान ने कि तमाम अमेरिका के सुपर पावर जो हैं वो बेबस नज़र आती हैं। गो के ईरान की जानिब से जो उनके सरबराहान ममलिकत हैं, अहम शख्सियात हैं, बड़े ओहदों पर उनकी शहादतें हुई, लेकिन उसके बावजूद ईरान का मोराल जो है वो किसी सूरत कम नहीं देखा जा रहा। और ईरान इस तरह जवाब दे रहा है जैसे वो किसी सुपर पावर के साथ नहीं बल्कि किसी आम छोटे से एक मुल्क के साथ नबरद आजमा हो। देखते हैं जंग कहाँ तक जाती है और इस पे खत्ते पर इसके मज़ीद क्या असरात होते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या असरात हैं। महंगाई की सूरत में आप भुगत रहे हैं, हम सब अल्लाह करे कि जंग अपने अख्ताम को पहुँचे, ख़त्म हो और इसमें पाकिस्तान का जो बेहतरीन किरदार अब तक देखा गया है, ईरान ने भी शुक्रिया अदा किया है, मिडल ईस्ट जो है वो भी पाकिस्तान के किरदार से काफ़ी मुतमईन दिखाई देता है। तो ये मज़ीद बेहतरी के हालात यहाँ बन सके। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।